बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि हमने वन पेपर एग्जाम के हवाले से इंडो पाक हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। तो आज उसी सीरीज का हमारा अगला लेक्चर है जिसका टॉपिक है एंट्रेंस ऑफ यूरोपियन नेशंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसके अंदर पुर्तगालीज शामिल हैं, डच शामिल हैं, फ्रांसीसी शामिल हैं और अल्टीमेटली ब्रिटिश शामिल हैं, वो कब जो है वो बरसगीर के अंदर आए, किस तरतीब से बरसगीर में आए, वो उनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं और किस तरह उन्होंने बरसगीर को डोमिनेट करके अपनी यहाँ पर हुकूमत कायम की। तो इसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आज का जो लेक्चर स्टार्ट करें, अगर आपने एमके प्रिपरेशन का जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो आप तक जो है टाइमली पहुंचती रहे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर, एंट्रेंस ऑफ यूरोपियन नेशंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 1498 से लेकर 1857 तक जो हम इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन देखिए जी कि जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर यूरोपियन एंट्री है वो लेट 15th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट होती है, यानी 15th सेंचुरी जब एंड हो रही होती है तकरीबन 1498 में पहली एंट्री होती है बरसगीर के अंदर यूरोपियन नेशंस की। कौन कौन से यूरोपियन नेशंस शामिल हैं? पुर्तगीज, डच कहते हैं नेदरलैंड को, हॉलैंड के लोगों को, फ्रेंच एंड ब्रिटिश। ये जो है ये बरसगीर में पहुंचते हैं ट्रेड करने के लिए और ट्रेड करने के साथ साथ यहां पर अपनी मोनोपोली कायम करते हैं और फिर यहां पर मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करते हैं और अल्टीमेटली जो है वो इनमें से जो ब्रिटिश हैं वो अपनी एक बाकायदा हुकूमत जो है 1857 के अंदर कायम करते हैं। तो देखते हैं जी कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले देखें अराइवल ऑफ पुर्तगीज। सबसे जो पहली यूरोपियन कंट्री आई थी, यूरोपियन नेशन आई थी, दैट वाज पुर्तगीज। पुर्तगाल के लोग जो है वो सबसे पहले एंटर हुए थे। किस ईयर में हुए थे? 1498 में। तो ये जो एक्चुअली फैक्ट ये है कि वास्को डे गामा एक पुर्तगीज जो है ये टूरिस्ट था, इसने बहरी रास्ते के जरिए 1498 में एक बंदरगाह है कालीकत के मुकाम पर या कालीकट के मुकाम पर, वहां पर ये एंटर हुआ था। तो इसने जो है वो बर्रे-सगीर की तरफ जो है वो बहरी रास्ता भी डिस्कवर किया था। इसके अलावा इन्होंने एस्टेब्लिश की ट्रेडिंग पोस्ट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, जिसके अंदर गोवा शामिल है, डीयू शामिल है और दमन शामिल है। इन इलाकों में पुर्तगालियों ने अपनी जो है वो ट्रेड पोस्ट कायम की थी। तो ये पुर्तगालीज जो हैं ये पहली यूरोपियन कौम है जो कि बर्रे-सगीर के अंदर दाखिल हुई। इसके बाद देखिए पुर्तगीज ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस। पुर्तगीज ने क्या किया? पुर्तगीज कंट्रोल द स्पाइस ट्रेड एंड डोमिनेटेड द सी रूट्स टू इंडिया। इन्होंने जो समुद्री रास्ता है उसको डोमिनेट किया और बर्रे-सगीर में जो मसाले हैं उनकी तिजारत का आगाज किया। Their naval superiority helped them maintain control over the trade in the Indian Ocean। इनका जो मेन कंट्रोल था, क्योंकि इनकी नेवी स्ट्रॉन्ग थी, तो इसलिए इन्होंने जो इंडियन ओशंस थे उनके ऊपर जो अपनी मोनोपोली को स्ट्रॉन्ग किया। They introduced new agricultural products, architecture, Christianity to the subcontinent, leaving a long-lasting cultural legacy in the regions like गोवा। गोवा में आज भी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में क्रिश्चियंस मौजूद हैं और इनका जो आगाज़ है क्रिश्चियनिटी का वहाँ पर वो पुर्तगालियों के आने के बाद ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखें डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज पावर। पुर्तगालियों का डिक्लाइन कैसे आता है? लेट 16th सेंचुरी में जो पुर्तगीज हैं उनका जो डोमिनेंस इन इंडिया है वो डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी रीजन क्या है? इंटरनल कन्फ्लिक्ट, इनके आपस में जो है वो लड़ाइयाँ, करप्शन स्टार्ट हो जाती है इनके आपस में, और जो है वो दूसरी जो यूरोपियन पावर्स हैं जैसे डच है, ब्रिटिश है और फ्रांसीसी हैं वो भी एंट्री उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो जिस वजह से जो पुर्तगाली हैं उनका असर रसूख जो है वो बरसगीर के अंदर कम हो जाता है। देयर टेरिटरीज वर ग्रेजुअली टेकन ओवर बाय द अदर यूरोपियन कंपिटिटर्स। तो जो दूसरे कंपिटिटर्स थे जिनके अंदर डच शामिल थे, फ्रांसीसी शामिल थे, ब्रिटिश शामिल थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इनके जो कंट्रोल के इलाके थे वो हथियाने स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट देखें द डच अराइवल 1602। अगली जो यूरोपियन कौम जो एंटर होती है बरसगीर के अंदर वो डच थे। डच कहते हैं नेदरलैंड के रहने वालों को, नेदरलैंड जिसको हॉलैंड भी कहते हैं।
हॉलैंड के रहने वालों को डच कहते हैं। तो वो 1602 में जो है वो पहुंचते हैं यहाँ पर, तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं जिसका नाम था वो VOC। ये जो VOC है ये डच लैंग्वेज की एब्रीविएशन है। ये कब स्टैब्लिश हुई? दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1602 में स्टैब्लिश हुई विद द गोल ऑफ कंट्रोलिंग स्पाइस ट्रेड इन द इंडियन ओशन। तो इनका मकसद भी क्या था कि इंडियन ओशन के अंदर जो है वो मसाला जात की तजारत को कंट्रोल करना। डच ने फोकस किया ऑन द कोस्टल रीजन्स एंड सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत। सूरत जो है वो अहमदाबाद का एक शहर है, कोचन ये भी जनूबी इंडिया का एक शहर है, एंड अदर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस इन द साउथ इंडिया। तो जनूबी हिंद के अंदर उन्होंने जो है इंपॉर्टेंट जो है वो पोस्ट कायम की सूरत के इलाके में, कोचन के इलाके में और साउथ इंडिया के अंदर, जिससे उनकी जो है वो ट्रेड फैसिलिटेट होती थी। डच ट्रेडिंग नेटवर्क। डच ट्रेडिंग नेटवर्क क्या है? द डच स्टैब्लिश्ड अ वास्ट ट्रेडिंग नेटवर्क इन द इंडियन ओशन। बहरे हिंद के अंदर इन्होंने एक नेटवर्क कायम किया, डीलिंग इन स्पाइस, टेक्सटाइल एंड अदर वैल्यूएबल गुड्स। तो ये तजारत किसकी करते थे? स्पाइस की, कपड़े की और दूसरी कारआमद अशिया की। हाउएवर दे फेस स्टिफ कंपटीशन विद ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। तो इनका कंपटीशन किसके साथ हुआ? फ्रेंच के साथ, ब्रिटिश के साथ, क्योंकि ये भी दो कंपनियां जो है वो बड़े सगीर के अंदर आ चुकी थी और ये भी अपनी जो है वहां पर एक मोनोपोली और तजारत कायम करने के चक्कर में थी। तो इनके साथ इनका कंपटीशन था। एंड देयर इन्फ्लुएंस इन इंडिया बिगेन टू डिक्लाइन बाय द लेट 17th सेंचुरी। तो जब 17th सेंचुरी एंड होती है तो उसके साथ साथ इनका अरूज भी जो है अपने खिताम को पहुंचता है और ये डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है डच कंपनीज। इसके बाद आती है जी फ्रेंच अराइवल। जो फ्रेंच है वो तकरीबन पहुंचते हैं 1664 के अंदर। The French East India Company was established in 1664। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1664 के अंदर जो कायम होती है और ये इनको जो चैलेंज मिलता है आगे वो ब्रिटिश डोमिनेंस का चैलेंज मिलता है, क्योंकि इंडिया के अंदर उस वक्त जो ब्रिटिश है वो भी अपनी जो है वो प्रेजेंस जो कर चुकी होती है। एक्चुअली 1600 के अंदर जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश की है उसका जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है। तो उसके बाद जो है वो उनके कॉम्पिटिटर मेन जो होते हैं वो ब्रिटिश होते हैं। फ्रेंच established key settlements in the पांडिचेरी, चंद्रनगौर एंड माही। इनके इलाकों में जो है वो अपने ये ट्रेडिंग हब्स कायम करते हैं। इनको नोट कर लीजिए, चंद्रनगौर, माही और पांडिचेरी, इनके इलाकों में जो अपने वो ट्रेडिंग हब्स कायम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी क्या है? Throughout the 18th century, the French and British competed for control over the trade and territories in India। अब एक नई जंग शुरू होती है इंडिया के अंदर। जो फ्रेंच कंपनी है और जो ब्रिटिश कंपनी है वो चूंकि ट्रेड कर रही होती हैं बरसीर के अंदर और साथ में मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा भी कर रही होती हैं, तो इनके दरमियान एक राइवलरी क्रिएट होती है कि फ्रेंच और ब्रिटिश के दरमियान उनको नाम देते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। दिस राइवलरी culminated in a series of conflicts known as कर्नाटक wars। ये जो कन्फ्लिक्ट है ये जंगों की शक्ल अख्तियार कर लेती है और इन जंगों को नाम दिया जाता है कर्नाटिक वार्स का। और ये कर्नाटिक वार्स होती है 1740 से लेकर 1763 तक, which ultimately led to the British dominance and the decline of the French influence। तो इसका जो अंजाम क्या होता है कि इसमें जो ब्रिटिश है वो डोमिनेट करते हैं और जो फ्रेंच है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। अब जो मेन यहां पर कंपनी है जिसने एंड तक सरवाइव किया वो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी है और ये 1600 में जो है वो इसको कायम किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड अ रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ I इन 1600। एक इजाजत दी गई इसको ट्रेड करने की बरसगीर में। किसने दी थी? क्वीन एलिजाबेथ I ने दी थी। किस ईयर में दी थी? 1600, गिविंग इट अ मोनोपोली ऑन ट्रेड विद द ईस्ट इंडीज। यानी जो ईस्ट इंडिया है, यानी जो आपका इंडिया है, सब कॉन्टिनेंट है, वहां पर इसको इख्तियारात दिए गए कि वहां पर यह तजारत कर सकती है। और द कंपनी स्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत। इसने अपनी पहली जो ट्रेडिंग पोस्ट है वो सूरत में कायम की थी। इसको नोट करें, इन 1612। पहली जो पोस्ट है ट्रेडिंग पोस्ट वो 1612 में कायम हुई थी सूरत के मुकाम पर, जबकि कंपनी का जो क्याम है वो सन 1600 में हुआ था। ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जो अपना असर है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में दिखाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट देखें, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया।
अब इसके बाद जो है वो ब्रिटिश जो है वो एक्सपैंड करते हैं इंडिया के अंदर। बाय द 18th सेंचुरी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बिकम द डोमिनेंट यूरोपियन पावर इन इंडिया। अब 18th सेंचुरी में जो बाकी जो यूरोपियन नेशंस हैं, फ्रेंच है, डच है और पुर्तगीज है, वो तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती हैं और ब्रिटिश जो है वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। दे एक्सपेंडेड देयर कंट्रोल थ्रू आउट द डिप्लोमेसी, मिलिट्री कंक्वेस्ट एंड अलायंस विद द इंडियन रूलर्स। तो इनकी जो एक्सपेंशन है उसके तीन अहम पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो डिप्लोमेसी है, यानी वो एक बातचीत मुज़ाकरात के जरिए लोगों के करीब होते हैं। दूसरा उनके पास मिलिट्री पावर भी थी, जहां पर जरूरत पेश आती थी वो इलाके को जो ताकत के बल पर हासिल करते थे। और तीसरी चीज जो है वो इंडियन जो रूलर्स हैं उनके साथ जो है वो बना के रखते थे मुख्तलिफ इलाकों को भी कब्जा करने के लिए। अब यहाँ पर एक मेन आता है जी बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जो कि मेन एक्विजिशन है बंगाल की। 1757 में पहली बाकायदा जंग होती है बंगाल के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त होती है और जो बंगाल है वो ब्रिटिश कंट्रोल में चला जाता है 1857 में। तो इस जंग का एक मेन किरदार था मीर जाफर, जो कि बड़ा मशहूर किरदार था। और इसके अलावा सिराजुद्दौला को इस में शिकस्त हुई थी मीर जाफर की गद्दारी की वजह से। और जो उधर से लीड कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव जो उसको लीड कर रहा था। नेक्स्ट देखें द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, ये मैं अभी बता चुका हूं आपको, एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला मार्क्ड अ डिसीसिव विक्ट्री फॉर ब्रिटिश। इसमें ब्रिटिश को एक फैसला कुन जो है वो जीत हासिल हुई थी और इसके नतीजे में बंगाल के ऊपर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट कायम हो गई थी। इट अलाउड देम टू गेन कंट्रोल ओवर बंगाल एंड लेड फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया। तो जो सबसे पहला जो रूल आया था ब्रिटिश रूल, वो बंगाल से स्टार्ट हुआ था। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो जो सबसे पहली हुकूमत ब्रिटिश कायम हुई थी सब कॉन्टिनेंट में, वो किस एरिया में हुई थी? तो वो बंगाल के अंदर हुई थी, जब 1757 में जंग प्लासी में सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई थी। नेक्स्ट है जी ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ बंगाल। ये इसको हम डिस्कस कर चुके हैं अभी कि जो विक्ट्री प्लासी की विक्ट्री के बाद जो है वो बंगाल जो है वो चला गया था अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, और वहां से जो है उसके जो रिसोर्सेज हैं जिसमें टेक्सटाइल शामिल है और रेवेन्यू कलेक्शन है, उसने सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन किया ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश की पोजीशन को स्ट्रेंथन किया, क्योंकि एक इलाका पूरा उनके पास आ गया था। तो उन्होंने वहां से जो है वो टैक्स कलेक्शन स्टार्ट कर दी और फिर वहां से जो रिसोर्सेज को यूज करके वो मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जे करने शुरू कर दिए। नेक्स्ट देखें जी कर्नाटिक वार्स। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो वार्स हैं ये नोट करें, ये सीरीज ऑफ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव इंडियन अलाइज। कुछ जो लोग थे वो फ्रेंच के साथ थे, कुछ जो लोग थे वो ब्रिटिश के साथ थे, तो आपस में लड़ते थे। तो उस सीरीज ऑफ वार्स को कर्नाटक वार्स का नाम दिया जाता है। दीज वार्स एंडेड इन ब्रिटिश विक्ट्री। इन वार के आखिर में ब्रिटिश को जीत हासिल हुई, अलाउइंग देम टू सॉलिडिफाई देयर कंट्रोल ओवर द की टेरिटरीज, जिसके नतीजे में उन्होंने अहम इलाकों के ऊपर जो अपना कंट्रोल जो उसको मजबूत कर लिया था। ट्रीटी ऑफ पेरिस, फिर 1763 में एक ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, दैट इज साइंड एट द एंड ऑफ 7 years वॉर, मार्क्ड द ऑफिशियल एंड ऑफ फ्रेंच एम्बिशंस इन इंडिया। एक ट्रीटी होता है, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, जिसके नतीजे में ये 7 साल जंग का खात्मा होता है 1763 के अंदर। तो उसमें होता क्या है, ब्रिटिश रिटेन्ड कंट्रोल ओवर द की टेरिटरी, जिसके नतीजे में जो ब्रिटिश है वो अहम इलाकों का कंट्रोल अपने पास ले लेती है, जबकि जो फ्रेंच है उसको सिर्फ इतनी इजाजत होती है टू कीप अ फ्यू ट्रेडिंग पोस्ट, कि उस चंद एक ट्रेडिंग पोस्ट को अपने पास रख सके, जैसे कि पांडिचेरी है, लेकिन इसके साथ वो कोई भी पॉलिटिकल पावर या मिलिट्री पावर साथ में नहीं रख सकती। तो इस जो एग्रीमेंट है इसके नतीजे में आखिरी कील ठोक दिया गया फ्रेंच के जो ताबूत में, कि उनका जो है उसका वाइंड अप कर दिया गया उनको सब कॉन्टिनेंट से। नेक्स्ट देखें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की थी इंडिया के अंदर। Following their territorial acquisitions, the British East India Company introduced several administrative reforms, including establishment of revenue system, codification of laws,
एंड फॉर्मेशन ऑफ सिविल सर्विसेज टू गवर्न इंडिया। अब ये जो तीन चीजें थी ना, ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन थी। इससे पहले जो मुगलिया एम्पायर थी या दूसरी जो एम्पायर्स थी, उनके पास इस तरह की कोई चीज नहीं थी कि वो मॉडर्न तरीकों से इलाकों को गवर्न कर सके। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आती है वो एक तो एक मॉडर्न रेवेन्यू सिस्टम लेके आती है कि रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करना है, फिर उसके बाद जो वो मजीद लाज बनाती है अपनी, जिसको कंपनी के लाज कहा जाता था, ठीक है, जो उनकी गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करते थे। और तीसरा जो वो सिविल सर्विसेज का उन्होंने आगाज किया इंडिया के अंदर, जिससे उनके लिए इंडिया में गवर्न करना आसान हो गया। नेक्स्ट देखें, वैरन हेस्टिंग, ये इंडिया का पहला गवर्नर जनरल इसको कहा जाता है जी, वैरन हेस्टिंग को, इसको नोट करें। ये 1773 से लेकर 1785 के दौरान इंडिया का गवर्नर जनरल रहा है। और याद रखिएगा ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, ये बाकायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट का गवर्नर जनरल नहीं था, क्योंकि उस वक्त जो है वो अभी तक कंप्लीट कंट्रोल ब्रिटिश का अक्वायर नहीं हुआ था सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। 1857 के बाद जो प्रॉपर वाइसरायज आना स्टार्ट हुए थे। ही परफॉर्म द लीगल सिस्टम, कानूनी सिस्टम को बेहतर बनाया, एस्टैब्लिश्ड अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रोड्यूस्ड द मेजर्स टू इंप्रूव द कंपनीज रेवेन्यू कलेक्शन। तो इसने भी आकर क्या किया, एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप किया। मकसद यही था कि कंपनी के गवर्नर को मजबूत किया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए और उसके लिए रेवेन्यूज कलेक्शन की जाए, ताकि जो इलाके रह गए हैं, जो अभी इलाके उनके रह गए हैं की टेरिटरीज, उनके ऊपर भी कंपनी का जो है वो कब्जा किया जा सके। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है एंग्लो मराठास वार। इसमें बेसिकली ब्रिटिश और मराठास के दरमियान जंगें हुई और ये जंगें लड़ी गई 1775 से लेकर 1818 के दरमियान। तो इनके दो हलीफ कौन से थे, किन के दरमियान ये जंगें हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ मराठा अंपायर थी, जो कि इंडिया के बम्बई के इलाका जो है, जिसको आजकल मुंबई कहते हैं, उसके इर्द गिर्द जो है ये मराठास मौजूद थे। द ब्रिटिश इवेंचुअली इमर्ज विक्टोरियस, लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ मराठास एंड फर्दर कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब इन जंगों के नतीजे में मराठास को शिकस्त होती है और जिसके नतीजे में जो है वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो होल्ड है वो मजीद स्ट्रांग हो जाता है इन द सब कॉन्टिनेंट। एक और अहम जंग जो है एंग्लो मैसूर वार्स, ये सुल्तान टीपू, जिसको हम टीपू सुल्तान भी कहते हैं, उसकी जंगें थी इसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। तो जो टीपू सुल्तान था बेसिकली ही वाज फ्रेंच लॉय, याद रखिएगा वो, उसको फ्रेंच की सपोर्ट हासिल थी। तो उसका जो फादर था हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी थी ब्रिटिश के साथ, जिनको एंग्लो मैसूर वार्स कहा जाता है। और ये 1767 से लेकर 1799 तक, 1799 में आखिरी एंग्लो मैसूर वार हुई थी जिसमें सुल्तान टीपू को शिकस्त हुई थी। मीर सादक एक बड़ा अहम करैक्टर है इसका, जिसने गद्दारी की थी और फिर जो है वो मैसूर के अंदर मुसलमान गवर्नमेंट का बाकायदा खात्मा हुआ था। आफ्टर टीपू सुल्तान डिफीट एंड डेथ इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ मैसूर। अब यहां पर 2 पॉइंट और नोट करें कि 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ होती है, दिन होता है 4 मई 1799, ये उसकी शहादत का दिन है। और ये एक एमसीक्यूज भी आया हुआ है पेपर के अंदर, पास्ट पेपर में 1 पेपर के अंदर एमसीक्यूज आया हुआ है कि सुल्तान टीपू जो है उसकी शहादत किस डेट को हुई थी, तो 4 मई 1799 को उसकी शहादत हुई थी। कौन सी ये वार थी? टोटल 4 जंगें लड़ी गई थी ब्रिटिश के साथ, तो ये चौथी जो है वो एंग्लो मैसूर वार थी, जिसके अंदर जो है वो इसको टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई थी और इंडीड टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया था। मीर सादक जो है, मीर सादक वो इसी जंग का बड़ा मशहूर करैक्टर है, जिसको नंगे वतन और एक गद्दार के तौर पर जाना जाता है हिस्ट्री के अंदर, जिसने टीपू सुल्तान का गद्दारी की थी और उसको शिकस्त हुई थी ब्रिटिश सोल्जर्स के हाथों। नेक्स्ट देखें, द ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टम। ये ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टम जो है ये सुल्तान टीपू और ब्रिटिश के दरमियान हुआ था 1792 में, ठीक है जी। ये जब तीसरी एंग्लो मैसूर वार हुई थी, टोटल 4 एंग्लो मैसूर वार हुई हैं, चौथी में जो है वो शिकस्त हो गई थी सुल्तान टीपू को, तीसरी में भी जो है वो उसका पलड़ा भारी था ब्रिटिश का, तो उसमें जो है वो एक ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टम। तो श्रृंगापट्टम की ट्रीटी के तहत जो हाफ किंगडम है सुल्तान टीपू की, वो ब्रिटिश को दे दी गई थी, जिससे ब्रिटिश के टेरिटोरियल एक्सपेंशन में इजाफा हुआ था और उनकी स्ट्रेंथन हुई थी इंडिया के अंदर पावर। तो ये तीसरी एंग्लो मैसूर वार के बाद जो है वो ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टम हुआ था।
नेक्स्ट देखें राइज ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस। अब जो एक आखिरी मज़ाहमत थी समझी जाती है, एक आखिरी मुसल्लह मज़ाहमत समझी जाती है एंग्लो मैसूर वार, यानी टीपू सुल्तान वाज द लास्ट एक सिपाही म्यूटिनी इन सब कॉन्टिनेंट जिसने मुसल्लह बगावत की थी जिसके इलाके ने ब्रिटिश के खिलाफ। इसके बाद जो आखिरी मुसल्लह बगावत है वो 1857 में होती है। तो 1799 से लेकर 1857 तक कोई काबिल जिक्र रेजिस्टेंस नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश को सब कॉन्टिनेंट के अंदर। By the early 19th century, the British East India Company had become the dominant political and military power in India. अब जब 19th century स्टार्ट होती है तो उस वक्त जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यानी ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो बर्रे सगीर के अंदर एक बड़ी मजबूत पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बन चुकी थी। दे कंट्रोल्ड वास्ट टेरिटरीज आइदर डायरेक्टली और थ्रू अलायंस विद प्रिंसली स्टेट। तो वो डायरेक्टली या तो कैप्चर कर लेती थी या जो है वो उनके जो शहजादे होते हैं जिस स्टेट के रियासत के, उनको अपने साथ वो मिला लेती थी। वो जो लोग थे वो अपने इंटरेस्ट के लिए फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साथ देने के लिए मजबूर हो जाते थे। इस तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे जो इलाके हैं वो कंट्रोल में चले गए ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिससे उनकी जो मोनोपोली मजीद स्ट्रांग हो गई। इसके बाद एक डॉक्ट्राइन आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है और ये समझने की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिफीट थी इंडिया के अंदर, इंडिया के रहने वालों की इन फ्रंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड डलहौजी ने। ये डलहौजी जो है ये एक लॉर्ड था, एक इस ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था और डलहौजी के नाम से एक इलाका भी है, एक सियाहती मुकाम भी है इंडिया के अंदर, जहाँ जिस तरह हमारे मरी है या नारायण का गान है, इस तरह का एक इलाका है डलहौजी जहाँ पर जो है वो काफ़ी सेहत अफजा मुकाम है। तो लॉर्ड डलहौजी जो है ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आता है। अब ये क्या था? ये एक मुआहदा था, एक डॉक्ट्राइन था जिसमें कोई ऐसी रियासत जिसका कोई मेल वारस ना हो, जिसका कोई शहजादा ना हो, वो डायरेक्टली जो है वो कंट्रोल में चली जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के। यानी ऐसी रियासत जिसका कोई मेल वारस नहीं है, फीमेल है या बगैर किसी जानशीन के है, तो ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चली जाती थी। इसको कहते थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जैसे झांसी की रियासत है, सतारा की रियासत है, नागपुर है, ये सारे इलाके इसी पॉलिसी के तहत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चले जाते हैं जी। इसके बाद आता है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी? ब्रिटिश इम्पोज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट प्रायोरिटाइज द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री। अब उन्होंने जो अपनी पॉलिसीज बनाई थी उनका मेन की फैक्टर यही था कि उन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन करना था, अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना था। उस लिहाज से वो बेदरेग रिसोर्सेज भी यूज करते थे, टैक्स कलेक्शन करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। उनका मकसद सिर्फ एक होता था, जो भी बंदा आता था ईस्ट इंडिया कंपनी में उसका मकसद सिर्फ ये होता था कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को मजीद स्ट्रेंथन करना है ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ये उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन जो है वो हेडलाइन थी। इम्पैक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब ये जो ब्रिटिश रूल है, ब्रॉड सिग्निफिकेंट सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस टू इंडियन सोसाइटी। पहले तो ये वेस्टर्न एजुकेशन जो उनकी तालीमी निज़ाम है वो लेके आए, अपना लीगल सिस्टम लेके आए जो उनके कवानीन थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स जो है वो उन्होंने अपने हिसाब से की, ठीक है जी। बट ब्रिटिश पॉलिसीज आल्सो लेड टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन उनकी जो पॉलिसीज हैं उससे गुर्बत बहुत बड़ी, क्योंकि वो हर चीज़ में अपना मतलब ढूंढते थे। यानी उन्होंने जो भी रिसोर्सेज हैं उन्होंने सब अपने कंट्रोल में लिए हुए थे और उन रिसोर्सेज को जो अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल करते थे, ना कि वो पब्लिक को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल करें। जिससे क्या हुआ? पॉवर्टी भी बढ़ी और एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ी, जिससे एक उबाल बढ़ता गया और ये एंड हुआ 1857 की जो मुसल्लह बगावत है उसकी सूरत में जाकर। रिवॉल्ट्स एंड रेजिस्टेंस मूवमेंट। फिर रिवॉल्ट्स और रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन चूंकि वो एक मरकजियत नहीं होती, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो जो इसको दबा लेते हैं जी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। अब लास्ट में आती है जी सिपाही रिवॉल्ट या सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857। इसको कहते हैं मुसल्ला बगावत। मुसल्ला बगावत, ये जो लावा बन रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ये 1857 में जाकर फट जाता है। अब इसके पीछे दो रीजंस हैं। एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो मैंने अभी आपको बताया वो था, और दूसरा इसमें एक और अहम जो है वो ट्रिगर मिला इसको कि एक
कार्ट्रिज का यूज़ होता है छावनियों के अंदर, जिसमें जो कहा जाता है कि सूअर की जो है वो चर्बी है या उसके अंदर गाय की चर्बी है। जिस तरह डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मेन काज है जी स्पॉय की, ठीक है जी। उसके अलावा डिसरिस्पेक्ट फॉर इंडियन कल्चर को बेइज्जत करना और रिलीजियस प्रैक्टिस को बेइज्जत करना, और ग्रीवियंसेस अमंग द इंडियन सोल्जर्स पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द यूज ऑफ ग्रीस कार्ट्रिज। अब ये ग्रीस कार्ट्रिज का क्या किस्सा है? ग्रीस कार्ट्रिज क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो सोल्जर्स थे, जाहिर है वो मुकामी सोल्जर भी भर्ती किए हुए थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो एक कारतूस ऐसा मुतारफ़ कराया गया जिसको चलाने से पहले दांत से काटना पड़ता है। अब उस कारतूस के बारे में मशहूर था कि इसको बनाने में चर्बी इस्तेमाल हुई है सूअर की और गाय की। अब जो सूअर है वो हिंदुओं के मुसलमानों के नज़दीक बड़ा हराम जानवर है, और गाय जो है वो इंडिया के नज़दीक हिंदुओं के नज़दीक मुतबर्रक है। तो दोनों के इस मामले में तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जबर किया और उसको मजबूर किया इन कारतूस को यूज़ करने पे। तो फिर इस चीज़ को इशू बनाते हुए मेरठ छावनी में पहली दफ़ा बगावत हुई, और फिर ये बगावत आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। लेकिन इस बगावत को जो है वो मजबूत होने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा लिया, और फिर 1857 में ऑफिशियली जो है वो एंड हो गया। ठीक है जी। तो इसके अलावा कंसिक्वेंसेज ऑफ स्पाई म्यूटिनी देखें कि उसके एंड पर जो है वो ख़त्म हो जाती है उसकी हुकूमत बहादुर शाह जफ़र की, और बहादुर शाह जफ़र को जो है वो भेज दिया जाता है रंगून के अंदर बर्मा में, जहाँ पर जिला वतनी की हालत में उसकी डेथ होती है, और क्वीन विक्टोरिया को जो है वो इंडिया की एम्प्रेस यानी उसका जो है वो मलका का खिताब दे दिया जाता है, और डायरेक्ट वो मलका बरतानिया के अंडर चला जाता है 1858 के अंदर। अब इसके बाद जो है वो ब्रिटिश राज कायम होता है इंडिया के अंदर, और मुकम्मल तौर पर जो इंडिया है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में चला जाता है। तो यहाँ तक जो है वो हमारा एक टॉपिक था कि किस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो नेशंस जो है वो बरसगीर में दाखिल हुई, और इस तरह उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना कंट्रोल हासिल किया। आज का लेक्चर हम अपना यही पे एंड करते हैं। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड की होंगी। अगले लेक्चर के साथ मज़ीद हम आएंगे आपके पास, जो कि आगे यहीं से हम स्टार्ट करेंगे 1857 से ऑनवर्ड इसको हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी सीरीज़ का हिस्सा है। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। MK प्रिपरेशन से अल्लाह हाफिज़।